अभी पत्रकार भी यहाँ पे बैठे, ठीक है ना। तो अगर सब चीजें रखनी है तो मैं उस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि सब चीजें रखो। हर चीज के लिए वो होता है। गौर के लिए पूछना हमारा राइट है कि बंद क्यों है भाई, चाहे प्रशासन ने खरीदी किस भाई सुनिए सलमान जी, आप ये बोल दीजिए, आप रख लीजिए, एक मीटिंग अलग से रख लीजिए और इस बात की चर्चा पूरे बोर्ड को बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बोर्ड ही तो बैठा हुआ है, पत्रकार भी बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हर चीज बोर्ड में आएगी तो फिर हर चीज आएगी। अगर आप तैयार हैं तो आप बताइए। हमारे टेंडर लगते हैं तो टेंडर के लिए सभासदों के पास नहीं आती है, ठेकेदारों के पास पहले पहुंच जाती है। वो एजेंडा हमारे पास बाद में आता है, ठेकेदारों के पास पहले पहुंच जाता है। तो वो कोई भी जानकारी होती है वो हमसे पहले बाहर पता होती है, हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती। इस चीज का जवाब क्या देना चाहिए? आप मेरे साथ चलिए, खरीदी क्यों जब चल रही था, कहने का मतलब किसने खरीदी? इसकी अधिकार नहीं बोर्ड की बात नहीं जब यहाँ प्रशासन बैठा था, प्रशासन बैठा था, उन्होंने खरीदी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? जो टेंडर लगते हैं वो वोट से पास होकर के या वोट की प्रत्याशा में लगते हैं? एक बार उत्तर वोट की प्रत्याशा में लगते हैं और उसमें सभासद गणों को व्यक्तिगत इन्फॉर्म करने का कहीं पे कोई नियम नहीं। उस जिम्मेदारी के तहत अगर हम प्रस्ताव में इस पॉइंट को रख लें कि उनको नियमित रूप से रखने के लिए सरकार कोशिश करेगी, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। अगर साथी सभासदों को ठीक लगता है, आपको ठीक लगता है, तो हम इसको इस प्रस्ताव के साथ ऐड कर लें, जिससे कि तो प्रशासन के कहने पे आपने लाखों करोड़ों रुपए जनता का लगा दिया, तो आप ये सोचेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका नहीं होगा। आज आपने गोल्ड कार्ड उठा के बंद कर दी, जनता का पैसा का दुरुपयोग हो गया ना। तो ये चीज तो पहले कोई चीज हम खरीदारी करते हैं ना, उस चीज का पहले मानक ही होता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। 100 साल चलाने के बाद बंद कर दिए, एक महीने तो समझ में आता है रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। 100 साल तक देखा नहीं आप लोगों ने कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अभी जो पूरे उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन प्रांतीयकरण का जहाँ तक मुझे लगता है सभी सभासद गणों का भी यही ओपिनियन होगा। 35 लाख रुपए की लाइटें लगी घाट बगेंडी रोड पे, वो क्यों लगी समझ में नहीं आया। और लाइटें वो ठेकेदार भी ले गया, हमने लाइटें भी ले गया। ओम स्वस्ति नंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्तरिक्षु स्थिरैरङ्के त्रिष्टवा वंशस्तनर्विवशे मयि देवैतं यदायानो मैं सभी सभासद हमारे अधिकारी, फोटो भी पढ़ते हैं, हमारे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। तो आज का जो एजेंडा है वो एक ही एजेंडा था। हमारा जो एमपीसी कॉलेज है जो नगर पालिका के अधीन है अभी, क्योंकि कई सालों से देखा जा रहा है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किन्हीं कारणों से रोज उलझती जा रही है, चाहे वो शिक्षकों की अपनी मोनोपोली है या हमारे राजनीतिक कारणों की वजह से है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण है जिससे वहाँ का शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और मेरा मानना है कि मैं ये बोर्ड के समक्ष ये प्रस्ताव रख भी रही हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम अपना राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ते हुए बच्चों के हित को देखते हुए उस कॉलेज का अगर हम लोग प्रांतीयकरण करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने भी जो टीचर्स हैं उनके भी समय समय पे ट्रांसफर होते रहेंगे, सब्जेक्टों में भी चेंजेस होते रहेंगे और वहाँ पे जो लगातार जो बच्चों की संख्या घट रही है उस संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये प्रस्ताव आपके सदन के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बाकी सदन की जो भी राय होगी उस पर आप अपने विचार रखें। जी मेरा तो मानना है कि एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा, नौकरी के छात्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो कॉलेज के अलावा जो जमीन है क्या उसको भी हम किया जाएगा? अभी जो हमारी शिक्षा विभाग से वो वार्ता हुई है अध्यक्ष महोदय की, उसमें जो हमारा कॉलेज है वो कॉलेज परिसर है, इसके अलावा जो हमारा प्रिंसिपल आवास है और जो वहाँ पे जो छात्रों का छात्रावास है,
उसको देने के लेकर के बात चल रही है। जहाँ तक इसके अतिरिक्त भूमि का प्रश्न है तो वो नगर पालिका की अपनी संपत्ति है और वर्तमान में हमारा यही प्रयास है कि उसको नगर पालिका अपने उसको देने का अभी तक कोई जो डिसीजन है वो नहीं है कि हमको इस प्रस्ताव में कि हम लोग भूमि उनको हस्तांतरण जो कॉलेज की जो है नियमावली कहती है उसके अनुसार हमें पूरी भूमि देनी पड़ेगी। अगर भूमि कॉलेज हॉस्टल देते हैं, कॉलेज देते हैं, तो कॉलेज की मान्यता ऑलरेडी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कॉलेज की पूरी भूमि जाएगी। कौन सी कॉलेज की भूमि? म्यूनिसिपल नगर पालिका की जो भूमि कॉलेज के लिए है, जो आपकी जगह कॉलेज के उसमें मेरा अध्यासन में टीएस साहब बताएंगे कि क्या एनपीजी कॉलेज के नाम पे भूमि दर्ज है? नहीं सर, मैं अवगत कराना चाहूँगा माननीय बोर्ड को कि वो नगर पालिका द्वारा क्रय की गई संपत्ति है। इसमें एक में आपका प्रिंसिपल आवास है हैजलडेल में और सरदार जिला में 10.3 एकड़ जमीन है जो नगर पालिका द्वारा परचेज की गई है। नगर पालिका की नगर पालिका में जो संपत्ति है एनपीजी के नाम पे दर्ज नहीं है। एनपीजी के नाम से एनपीजी के नाम पे महाराष्ट्र है कॉलेज। इसके अतिरिक्त कुछ है तो बता दीजिए। प्रिंसिपल और ये संपत्ति शामिल नगर पालिका का मसूरी और उसमें जो प्रिंसिपल आवास किराएदार के रूप में और आपका हॉस्टल है वो चला हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज हॉस्टल की जो कॉलेज हॉस्टल प्रिंसिपल आवास और जो हमारा कॉलेज है उसकी भूमि को मिला के क्या वो हम कॉलेज की क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं उसमें शायद नहीं। देखिए सभासद जी, इसमें अभी जो हमारी बात हो रही है जो एजेंडे में भी है कि हम इस कॉलेज का प्रांतीयकरण हमको करना है, ठीक है ना? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्या शर्तें होगी, क्योंकि जिस दिन शासन के साथ पालिका का एग्रीमेंट होगा उसमें सारी चीजें खुल के आएगी। लेकिन अभी तक जो एमपीजी कॉलेज के जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो भी भूमि हम जो कह रहे हैं कि ये एमपीजी कॉलेज की, एमपीजी चाहे वो ग्राउंड हो चाहे उसके आसपास की संपत्ति है, वो सारी के सारी उसकी रजिस्ट्री नगर पालिका के नाम पे है, ठीक है? तो अभी जो एमपीजी कॉलेज की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग है एमपीजी कॉलेज की और जो आवास है और हॉस्टल है वो एमपीजी कॉलेज का है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो नगर पालिका के नाम पे है। कितना देना है क्या देना है ये नगर पालिका डिसाइड करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो आवास है, हॉस्टल है और कॉलेज की जो बिल्डिंग है, इतना ही। नहीं, अगर हम सपोज प्रांतीयकरण कर रहे हैं, इसका सरकार में दे रहे हैं तो सरकार उतना पूरा लेगी आपसे जितने कॉलेज के मानक फीडबैक है, जितनी भूमि में। अब देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि जिस दिन ये एग्रीमेंट की बात होगी, उस दिन ये सारी डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन अभी तो जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है, क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि हम उनको पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी मुद्दा ये है कि हम कॉलेज का प्रांतीयकरण करेंगे, उसके नियम क्या होंगे, उनकी शर्तें क्या होगी, उसके लिए हम जिस दिन सरकार के साथ एग्रीमेंट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, उसके लिए हम पूरा बोर्ड उस दिन बैठ करके बातचीत करेंगे कि कितना देना है, क्या देना है, क्या नहीं। मैम, अगर प्रांतीयकरण करते हैं तो जो सुविधा वाले हैं उनका क्या होगा, उनका रोजगार कितना होगा? देखिए, उसमें कुछ संविदा वाले हैं, कुछ आउटसोर्सिंग वाले हैं, कुछ कई तरीके के वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जो 2 साल से जिनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो हमारा मुद्दा जो है वो हमारा मुद्दा ये है कि अभी कॉलेज का प्रांतीयकरण करना है। ये हम इस बात को बहुत अच्छे से इसकी पैरवी कर सकते हैं कि जो स्टाफ वहाँ पे है वो स्टाफ यथावत रहे, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि पहले भी जो जिन कॉलेजों के प्रांतीयकरण हुए हैं उन कॉलेजों में भी जो संविदा पे जो टीचर थे उन्होंने यथावत उनको रखा है। तो ये हम पैरवी कर सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं होंगे ये तो फिर जब शासन में चले जाएगा, ये शासन का काम। देखिए, जैसे आपने कहा कि कुछ कॉलेजों का प्रांतीयकरण किया गया, तो प्रांतीयकरण के बाद उनके जो संविदा के टीचर थे या फिर उनके टीचर थे तो उनको नियमित रूप से रखा गया। तो मगर उसमें ये भी बताया, ऐसा भी आएगा शायद कि सर बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड प्रस्ताव पास करे, तो अगर हम बोर्ड के प्रस्ताव में ही इस चीज को जोड़ दें कि सरकार बीएड में जो हमारे संविदा के लोग या तो दूसरे हमारे कर्मचारी उनको पक्का इसमें रखें, और अगर हम इसे प्रस्ताव में शर्त के रूप में सरकार को भेज दें तो सरकार चाहे थोड़ा सा बाध्य हो जाए और हमारे लोग बेरोजगार ना हो।
अनुबंध में आएगा तो अनुबंध में उसको रख सकते हैं। आप अगर अपने बोर्ड का जो प्रस्ताव पास कर उसमें डाल दें और अगर सरकार बाद में किसी नियम के अनुसार नहीं हो रहा है तो अलग बात है, पर ये तो एक हमारी एक जिम्मेदारी है उन कर्मचारियों के प्रति, उन कर्मचारियों को हमने रखा है तो हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर लें। और उसके बाद अगर सरकार नियम नहीं बता पाती, सरकार के नियम के अनुसार हो ही नहीं सकता है तो ठीक है, बाद में तो पीछे हो जाए, पर बोर्ड की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के तहत अगर हम प्रस्ताव में इस पॉइंट को रख लें कि उनको नियमित रूप से रखने के लिए सरकार कोशिश करे, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। अगर साथी सभासदों को ठीक लगता है, आपको ठीक लगता है तो हम इसको इस प्रस्ताव के साथ ऐड कर लें, जिससे कि जब तक प्रांतीयकरण होगा तब तक उन कर्मचारियों के अंदर एक भय का माहौल नहीं रहेगा और हमारी तरफ से उनके पक्ष में एक सांत्वना रहेगी कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं और उन्हें लगेगा कि शायद हो जाए। प्रांतीयकरण में समय तो लगना ही है। अभी तो ये प्रांतीयकरण की बात हो रही है ना, हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है कि हमने प्रांतीयकरण करना है, मतलब हमारे बोर्ड की यस है, परंतु उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा सरकार के साथ उसमें ये शर्तें रखी जाएगी सर। हम एक्चुअली प्रांतीयकरण के लिए जो हमारा प्रस्ताव है ये तो हमने यहाँ से यस करके भेजा है कि हम मान रहे हैं कि हम सब लोग मान रहे हैं कि हमारी सरकार मान रही है, हम लोग उसको प्रांतीयकरण होना चाहिए। आज तो इतना एजेंडा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार को लेती है नहीं कहती है बात की बात है। सरकार को जब हम ये प्रस्ताव दे ही रहे हैं तो इस प्रस्ताव में अगर 2 लाइन हम सरकार को ऐड करके दे दें, ऐसे अभी कैसे दे सकते हैं? क्यों हम क्यों नहीं दे सकते? अभी शर्तों के साथ दे सकते हैं। इस हिसाब से नहीं, ये तो हमारी और फोर्स नहीं कर सकते। हम बोर्ड हैं, हम अपने तो दे सकते हैं प्रस्ताव को रख सकते हैं। बोर्ड भी समाज में भेजिए जो यहाँ पे पक्ष रखते हैं, होना जो ना सरकार होता है तो हम रख सकते हैं। देखिए मेरी क्या जो बात होगी जो सांत्वना अपनी तरफ से सबको दे ही सकते हैं, ये यथावत रखा है। ये सर्ट भी नहीं कह रहा हूँ मैं, हम अपने पक्ष रखते हैं। पक्ष रख सकते हैं। नहीं, आप दबा दो, इसमें मेजॉरिटी बना के आप कर सकते हो, ऐसा क्या है? मेरे को नॉलेज नहीं है। सभी सब तैयार हैं तो जाएंगे आप किसी की रोजी रोटी लेकिन मैं एक मतलब भट्ट जी भी वही कह रहे हैं, स्पष्ट हो जाए कि बाइंडिंग नहीं कर रहे हो। हाँ मतलब हम इसके साथ 2 लाइन और जोड़ के यथावत रखा जाए, बात बाकी सब उनके पास हमारा प्रस्ताव जाए तो उनके दिमाग में क्लिक रहे कि हमारी एक छोटी सी डिमांड है, होना ना होना तो फॉलो करेंगे। बाकी ये तो कहते हैं नियम को शेयर चलेंगे। ये सारी चीजें जैसे सभासद जी कह रहे हैं कि हमारे जो एग्रीमेंट उनके साथ होगा उन सब एग्रीमेंट में ये सारी चीजें आएगी ही, जो भी बातचीत होगी वो एज पर एग्रीमेंट उसमें ये सारी चीजें आएगी। आज के बाद सिर्फ इतनी की प्रांतीयकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरे बोर्ड की क्या राय ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेके एक कमांड नगर पालिका के ऊपर बहुत खर्च पड़ता है, इसका भार पड़ता है, फिर उसमें राजनीति होती है कि नगर पालिका द्वारा कैंटीन नहीं बनाई गई, नगर पालिका द्वारा शौचालय नहीं बनाए गए, सारे आरोप हमारे ऊपर आते हैं। फिर वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा भी चलती है और प्रांतीयकरण होने से ये है कि सरकार के पास जाएगा और सरकार जो है वो अपने उधर से जो भी बजट देगी उल्टा इसका और विकास होगा। और जो बच्चों के सब्जेक्ट भी बढ़ते आएंगे, जो यहाँ पर हमारे लेक्चररों की राजनीति हो रही है उसमें भी कमी होगी क्योंकि उनका सब सेंट्रलाइज हो जाएगा और उनकी ट्रांसफर होगी। तो अभी ऐसा लगता है कि जो यहाँ है वो वर्षों से यही है और इस कॉलेज का मेरा मानना है कि प्रांतीयकरण करने से इसका और विकास होगा और जो है यहाँ पर और उच्च शिक्षा के हो सकता है, यहाँ पर और सब्जेक्ट आए और इसमें आगे जो है बढ़े ये कॉलेज। तो मेरा मानना तो है कि इसका प्रांतीयकरण होना चाहिए। मैं आपके पास है और मेरा मानना है कि आज बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद एनपीसी कॉलेज के कर्मचारियों के अंदर एक भय का जो माहौल अगर हम अपना एक बार समझे तो उनको थोड़ा सा एक और जो यहाँ पे 2 सभासद उपस्थित नहीं है, उनका भी फोन आया था, वो लोग भी इस बात के लिए सहमत है कि प्रांतीयकरण होना चाहिए। विशाल अधिका कुमार जी उनकी सहमति है, भले ही आप बोर्ड की बैठक में वो नहीं है लेकिन अभी उनका फोन आया कि वो भी सहमत है इस बात के लिए। देखिए हम प्रांतीयकरण के फेवर में है, सारे सभासद जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, परंतु बस सवाल यही है और मतलब भय भी यही है कि उन लोगों को जो है जॉब मिलनी चाहिए, वो फेवर नहीं होने चाहिए। बस हमारा एक कंसर्न जो है यही है, बाकी हम इसके फेवर में हमें कोई दिक्कत नहीं।
नहीं तो क्यों रहना चाहिए नगर पालिका के पास? नगर पालिका के पास रहना चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि जो नगर पालिका की संपत्ति है उसका नफा नुकसान भी तो बताओ ना। सरकार ने इसमें क्या कर देखा है? अरे ये तो चर्चा हुई अभी तक। नहीं, शिक्षा जो कि प्रांतीयकरण करने का मेन मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ पे आज भी नहीं बता पाया, वो ये है कि जो हमारा उत्तराखंड सरकार है उसके पास एक पूरा शिक्षा विभाग है, इसमें सचिव मंत्री भी होते हैं, सचिव साहब होते हैं, और अभी जो पूरे उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन प्रांतीयकरण का जहाँ तक मुझे लगता है सभी सभासदगणों का भी यही ओपिनियन होगा कि प्रांतीयकरण का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम जैसे उत्तराखंड राज्य के अन्य शैक्षिक संस्थानों में या कॉलेजों में जिस स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, कम से कम उतने स्तर की सुविधा तो एनपीजी में मिले, क्योंकि यही प्रयास है। क्योंकि नगर पालिकाएं देखिए पहले नगर पालिकाओं के पास शैक्षिक काम भी होते थे और बहुत सारे काम होते थे, लेकिन उनको समय समय पर नगर पालिका से दिए जाते रहे। और एक ये प्रयास ये है कि नगर पालिका चूंकि इसके लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर की, आप एंट्रेंस कैसे लेंगे, एंट्रेंस के पेपर कौन बनाएगा, चेक कौन करेगा, कट ऑफ क्राइटेरिया कितना होगा, सीटें बढ़ानी है या घटानी है, तो वो सब निर्णय नगर पालिका स्तर से ना तो हम ले सकते हैं, ना हमारे पास उसके लिए कॉम्पिटेंस है लेने की, और ना ही सरकार हमारी बात को जो है वरीयता देती है कि हम कहीं भी सपोज हम बोर्ड से पास करके कहते हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे जाए, तो उस पर भी सरकार की तरफ से कोई जो है सपोर्ट मुझे लगता है कि प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पूरा शिक्षा विभाग है, पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विभाग है। तो जिस तरह शहरी विकास के कार्य के लिए शहरी विकास विभाग है, कोई अन्य विभाग जो है हमारे कार्य यदि करता है तो नगर पालिका को भी उसमें आपत्ति होती है। और इसीलिए शिक्षा विभाग को देने का जो बेसिक पर्पस है वो राजनीतिक या पॉलिटिकल रीजन अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि एनपीजी कॉलेज का या तो उसका संचालन राज्य के अन्य कॉलेजेस से बेहतर हो रहा होता, तो आज तो इसका खुद ही लोग विरोध कर देते, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो मोर इन फेवर ऑफ ये है कि शिक्षा विभाग के पास जाए, कम से कम जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वहाँ पे टीचर रहे, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के जो क्वालिफिकेशंस हैं, उन स्टूडेंट्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको लेकर के भी बात हो भविष्य में। तो मुझे लगता है इसलिए ये पूरा मुद्दा सबके सामने आया है, बाकी जो निर्णय है वो तो हमारे समाप्त कीजिए, कोई और भी डिस्कशन कीजिए, ये तो मुद्दा इधर पास हो गया। जब पूछा तो किसी को कुछ बोलना तो अन्य मुद्दों पे बोलेंगे। नहीं बोल बेटा खत्म होने दो, उसके बाद अन्य मुद्दों पे बात करें, इसको तो खत्म होने दो। ये तो पास हो ही गया ना, तो डिस्कस करने से मुद्दों पर वो देखिए वो बोर्ड और सभा इसको एक बार क्लोज होने दो, बोर्ड बैठा तो फिर नॉर्मली जो भी बातें करनी हो उसके लिए यहीं पे बैठे हैं। किसका होगा ये आप तक बिल्कुल नहीं छपा कि बोर्ड बैठ के ये छपना बिल्कुल कंपल्सरी है। ये साहब कहाँ छपते हैं? बोर्ड की जो भी प्रोसीडिंग है वो छपनी चाहिए नेक्स्ट डे कि बोर्ड के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि आम जनता को इसका पता चल सके। ये 94 सेक्शन 3 में ये बिल्कुल वर्णित है। क्या दिक्कत है? छाप के मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं अगर इससे हमारे ना बोर्ड की एक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि हर आम आदमी को बोर्ड के किसी भी डिसीजन का पता चल जाएगा। जी आपका सुझाव सही है, उसमें कोई वो देखो वो हमरा से छापिए, अभी तक कोई बोर्ड बैठक में नहीं छपा, कोई बोर्ड बैठक वगैरह नहीं छपी, दिक्कत नहीं है, वो छपी नहीं है, छापिए। सुन लीजिए ना, आपका सवाल आ गया, आपका सुझाव सही है, छापने में कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया तो पूरे बोर्ड की बैठक में बैठी ही रहती है, नहीं मीडिया छापती है, मीडिया तो छाप, लेकिन हमारी बोर्ड की तरफ से एक जाना चाहिए प्रॉपर की मैडम ये जारी हुआ इसमें निर्णय हुआ, ये उसको देख ले ये प्रस्ताव है। और ये सब गोल्फ कार्ड का संचालन क्यों बंद हुआ? देखिए गोल्फ कार्ड का जो संचालन है वो चूंकि यहाँ पे हादसा हुआ था बीच में रियाल्टो के पास, और उसके बाद उस मैटर पे जो है FIR की नौबत आ रही थी,
और उसमें जो इशू आया था वो ये आया था कि चूंकि गोल्फ कार्ट वर्तमान में जो है पंजीकरण नहीं है आरटीओ के कार्यालय में, उसका पंजीकरण ना होने के कारण उसका इंश्योरेंस नहीं है और इस वजह से जो लायबिलिटी है कि भविष्य में इस बार की घटना को तो किसी तरह कंटेन कर लिया गया, लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसी बड़ी घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधा अधिकारियों पर आ जाएगी, व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी आ सकती है, बोर्ड के ऊपर भी आ सकती है। और कोर्ट में ये मैटर गया था, कोर्ट में जो हमारे वर्तमान गोल्फ चालक थे उनके पास तक ये मैटर गया था और माननीय न्यायालय में भी हमने यही अपना पक्ष रखा था कि क्योंकि वर्तमान में इसका अनुमति आरटीओ से नहीं है तो वो परमानेंट बंद नहीं हुई है, जब तक आरटीओ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर देता तब तक के लिए इसको संचालन पे रोक सकते। सर आप कह रहे हैं आज 1.5 साल बाद या 1.25 साल बाद आप बोलेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं था, उससे पहले रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तब भी आप लोगों ने साल भर तक चलाई। अगर कोई हादसा हो जाता तब क्या होता, तब क्यों चलाई? भाई आपने प्रशासन के कहने पे आपने लाखों करोड़ों रुपए जनता का लगा दिया, तब भी सोचा कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका नहीं होगा। आज आपने गोल्फ कार्ट उठा के बंद कर दी, जनता का पैसा का दुरुपयोग हो गया ना। ये चीज तो पहले कोई चीज हम खरीदारी करते हैं ना, उस चीज का पहले मानकता ही होता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। 1.25 साल चलाने के बाद बंद कर दिए, भाई 1 महीना तो समझ में आता है रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, 1.25 साल तक देखा नहीं आप लोगों ने कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दुर्घटना घट जाती तब क्या होता? बिल्कुल बिल्कुल आज हम लोग गोल्फ कार्ट को बंद करने जा रहे हैं तो सरासर जनता के पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग है वो। एक प्रशासन ने लाखों रुपए लगा दिए जनता का। हम कहने चाहते हैं कि गोल्फ कार्ट अगर गोल्फ कार्ट खरीदी क्यों जब चल रही था, कहने का मतलब किसने खरीदी? बोर्ड ने प्रशासन इसकी अधिकारी नहीं बोर्ड की बात नहीं कर जब यहाँ प्रशासन बैठा था प्रशासन बैठा था उन्होंने खरीदी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हो? मैं इसी चीज में ये कह रहा हूँ, मैं तो बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा। आप रोड के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बोर्ड में उठा रहा क्वेश्चन लाया मैं गलत है क्या? देखिए सॉल्यूशन आप देखिए मैं जो जिस प्रशासन ने ये खरीदी, बोर्ड प्रस्ताव करे कि उसे इस पैसे का वो हटाना दिया जाए। क्यों खरीदी उसने? कि जब रजिस्ट्रेशन पता था कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना, इंश्योरेंस नहीं होना, गाड़ी ने सड़क पे नहीं चलना, तो पैसे क्यों करोगे? सर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी आरटीओ की तरफ से ये नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा, बोर्ड की थोड़ी कर रहा हूँ, वो प्रशासन नहीं कर रहा, मुझे पता है, लेकिन प्रशासन ने दुरुपयोग का जनता का पैसा क्या करा, चाहे कोई भी, चाहे किसी राज्यपाल ने कर दिया, चाहे डीएम ने कर दिया, पैसा तो दुरुपयोग जनता का हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पार्षद जी अभी भी आरटीओ ने लिखित में ये नहीं दिया है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उन्होंने हमसे दस्तावेज मांगे हैं, हम दस्तावेज और फॉर्म भर करके दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने जवाब दे दिया कि अच्छा, लेकिन ऐसा था सर कि जब डीएम ने या एसडीएम ने जिसने भी इसकी संस्तुति करी पेमेंट की, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इसका रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता, इसका इंश्योरेंस होता है या नहीं होता? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रस्ताव भी दिया बोर्ड का पैसा लगा भाई, इसमें नगर पालिका का पैसा लगाओ, उसके खिलाफ प्रस्ताव लगाओ। नहीं कर सकते यार, जनता का पैसा तुम्हारे पास है, तुम जनता का पैसा कर रहे हो, नहीं कर सकते। प्रशासन के खिलाफ होना चाहिए कि बिना उसके नियम माने जाने क्यों करा, बोर्ड में प्रस्ताव करा दो उसके खिलाफ। देखिए सरकार जी, मैं आपके साथ हूं। जो उस समय डीएम साहब थे, तत्कालीन डीएम साहब, आप मेरे साथ चलिए, हम उनको बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल डालिए, नहीं जो कर रहे हैं मैडम साहब तो हो गया यार, वो बेस्ट लाइटें लगी कार्ड वैकेंसी रोड पे, वो क्यों लगी समझ में नहीं आया। और लाइटें वो ठेकेदार भी ले गया, हमें लाइटें भी ले गया। प्रशासन को मानते हैं, पैसा तो जनता का लगा, तो प्रशासन की बात कर रहे हैं। वो समझिए बोर्ड आ गया, पैसा तो जनता का लगा, प्रशासन का क्या मतलब? आपने अपनी बात बोली, आपने मैडम की बात सुनी, लेकिन मैडम ने क्या बोला? रोड आ गया इसलिए पैसा बच गया, नहीं तो और भी दुरुपयोग होता। लेकिन पिछले जब से गोल्फ कार्ट को बंद हुए कितना टाइम हो गया? 1-2 बजे है ना? आपने एक बार भी एसडीएम से पूछा? आपने एक बार भी डीएम से पूछा? क्यों बंद हुई? पहले
एक चीज हमें जानकारी पालिका से मिलेगी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तब पूछेंगे हम आगे। आप जब बंद हुई थी आप तभी पूछ लेते ना। अधिकारिक जानकारी दे रखी है आपको, हमको कि बंद कीजिए इसको? क्या आधिकारिक जानकारी दी है उन्होंने हमें? किसने? एसडीएम ने डीएम ने की गौ पार्क का संचालन बंद कर। तो आप ये खरीद की बात कर रहे थे, खरीद की बात करो, दोनों की बात करो। खरीद तो हुई है, गलत हुई ना। आएगा वही तो कह रही हूँ, खरीद गलत हुई तो आपने सवाल करा। ये फोरम ये खराब ठीक नहीं है ना वो सवाल करने के लिए। जा सकता है ये बोर्ड आपने भी इस बोर्ड ने भी हमने लिए बोर्ड को खरीदी किसी ने, हमने साल भर उसको चलाया है, आज बंद कर दी। पूछेंगे कब, यही तो पूछेंगे, मैनेजर अरे भाई पूछेंगे बात पूछेंगे इस बोर्ड ने आज आप रिक्शा को बंद करते हैं और कोई दूसरी चीज यही तो पूछेंगे कि रिक्शे क्यों बंद हुए भाई, जानकारी रिक्शा वालों को पूछेंगे कि आप क्यों बंद हुई। टोटल मिलाके वो भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। पर मैं व्यक्तिगत एक बात को बोलना चाहता हूँ कि जो और बोर्ड कार्ड आने की बात हुई थी, बोर्ड ने उसको मना किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये शहर इतनी गोल्फ कार्ड को, इतनी बड़ी बड़ी गोल्फ कार्ड को सहन करने की स्थिति में नहीं है। और हमने मालरोड की स्थिति देख ली थी, गोल्फ कार्ड जब चल रही थी, अगर वो बंद है तो सही है, क्योंकि अगर कोई सच में ही किसी चीज मरमरा रहे तो हमारी बोर्ड की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट जाने या फिर एसडीएम जाने या डीएम जाने, प्रशासन जाने। हाँ, पैसा फंड नगर पालिका ने लगाया है, ये मेरे को अभी भी नहीं पता है। क्या ये जो गोल्ड कार्ड में पैसा लगाया है फंड का पैसा? वो भी बोर्ड ने नहीं स्वीकृति दी थी, वो भी प्रशासक के टाइम पे नहीं गया हमारे बोर्ड तो प्रशासन का टाइम था ना, ग्रुप फंड से ही है। तो प्रशासन चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी चीज का मिसयूज हो रहा तो पूछना तो राइट बनता ही है। एक्चुअली हमें जनता में ये बताया गया कि डीएम ने अपने सीएसआर फंड से मेरे को भी कोई भी फंड हो, कहीं का भी फंड हो, अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा है वो, कोई डीएम के घर का पैसा नहीं है या एसडीएम के घर का पैसा नहीं है। ये कौन सी बात? हाँ करो, बहुत सारा है। अगर पालिका ना डीएम साहब ने उस समय क्या किया, प्रशासन ने क्या करा, कार मकरनी में पार्किंग दिखा दी, पार्किंग नंबर 1, पार्किंग नंबर 2, पार्किंग नंबर 3। अगर बोर्ड ये करती तो पूरी मसूरी बोर्ड के पीछे पड़ जाती। सही बात है। तो ये प्रशासन को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो करेंगे वही सही है। ये सवाल अगर डीएम और एसडीएम के बिल्कुल सामने पूछे, आप डीएम को यहाँ बुलाए मैम, कि आप यहाँ इतनी मीटिंग रखते हो, बोर्ड में बुलाओ इनको। तो क्या हो, केंद्र चलेगा, केंद्र लोकसभा के सचिव बन गए है क्या? आप यहाँ से जुड़ करके निकल जाओ अपने चंडीगढ़, कुछ जाएगा लेट हो गया थोड़ा, चल पड़े तो चल पड़े। चलो एसडीएम ने किया ना, पर जो गर्मी स्पेशल जो नगर पालिका ने तो वही ना, सलवार की सारी एलओसी कैंसिल हो जाएगी। इसमें जाके केस करके मुझे बताओ, हर बात में एलओसी सारी चली गई। नहीं होती। ऊपर यो साहब सबसे पहले घर डिस्पेंसरी के जो उसका क्या है, फिर आगे कर स्टे हालांकि उसका स्टेटस क्या है, ये अब तक पूरी बोर्ड को पता नहीं स्टेटस क्या है उसका। मतलब कोई भी स्टे अगर आता है तो 5 और 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं होता, उसको 1.5 साल हो गया उसका स्टेटस बताइए। खलवाल जी, मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहूंगा, मैसोनिक लॉज पे जो भी प्रकरण काफी चला, वैसा नहीं करती बात, अभी डिस्पेंसरी की बात आप कह रहे हैं ना कोई भी स्टेटस आ गया सर, 1.25 साल हो गया उसको स्टे को, उसका आपके जेल में स्टेटस क्या है? एक आप सुन भी लीजिए। हाँ जी, जब आपने ये कहा कि कोई भी स्टे 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता, तो ये बात सही नहीं है। मैसोनिक लॉज का स्टे 2023 में हुआ, 2026 में भी वो चल रहा है और लीगली चल रहा है, उसको कोई चैलेंज नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक गर्भ डिस्पेंसरी का विषय है, ये विषय आपने मेरे सामने रखा है, वो जो है वो कोर्ट में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी जानकारी है, टीएस साहब उसको अपडेट करेंगे कि उसमें जो दूसरा पक्ष था वो हमारे खिलाफ वोट गया था और उनको स्टे मिल गया था, राइट? जी सर, उनको स्टे मिल गया था और उसमें हमने देखना है कि हम अपनी पैरवी किस तरीके से करें, क्या हम अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत करें और उसमें इमरजेंसी एप्लीकेशन बनाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ना सर कि वो एप्लीकेशन 3 महीने बाद लगा देते होंगे आगे के लिए अपने स्टे की, लेकिन हमारी तरफ से क्या पैरवी हुई कि अब तक स्टे वैकेंट नहीं हुआ, कहने का मतलब है हमारे जो वकील है हमारे कुछ नहीं करते। आज तक कौन सा जो केस है वो नगर पालिका दी गई है, मुझे ये बता दीजिए आप। अप्रोच है उनके यहाँ पर उनके टाइम पास करने के बैठा है, उसका रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करा दिया गया।
कि हम कौन सी नहीं, पूछे तो पहले सर, देखो कितने किसी केस भी- जीते हैं नहीं जीते। यो साहब किसी भी चीज को पूछने का राइट इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या है। मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं करा आपके राइट को, मैं आप पूछे पूछे आपको मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। आज हमारी मैं आपको उसकी कॉलेज हॉस्टल की रोड की बात करता हूँ, वो कोर्ट में केस है, हमें पता नहीं क्या स्टेटस है उसका, तो क्या स्टेटस है बताओ जरा। वही है सर, देखिए स्टेटस में उसका आपको बता देता हूँ। क्या हुआ? उसका केस हमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल चुकी है सड़क बनाने के लिए, लेकिन ये नगर पालिका ये व्यक्तिगत मेरा निर्णय है कि जब तक हमारा कोर्ट के केस से हमें मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम उस पर कार्य ना करें। वो तो सही बात और ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। है। मैं ये कह रहा हूँ बता नहीं सर, जब हमने पूछा हुआ तभी बताया हुआ। हाँ आप पूछे तब बताया। वैसे मेरा ये कहने का मतलब कि बोर्ड के शहर के अंदर जो भी बात होती है, जो भी चीजें होती है, कम से कम सभासदों को पूरा पता चलना चाहिए उसके बारे में। क्या नहीं पता चला बिना चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमें बता रहा कि फलानी जगह ये हो रहा, हम ये हो रहा, ये चीज नहीं। क्या क्या कोई भी चीज कोई भी मतलब किसी के बारे में नहीं, बहुत की बात नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ टेंडर लगते हैं, तो टेंडर की लिस्ट सभासदों के पास नहीं आती है, ठेकेदारों के पास पहले पहुंच जाती है। वो एजेंडा हमारे पास बाद में आता है, ठेकेदारों के पास पहले पहुंच जाता है। तो कोई भी जानकारी होती है वो हमसे पहले बाहर पता होती है, हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती। इस चीज का जवाब नगरपालिका क्या देना चाहिए? किसी की जानकारी नहीं है आपको। किसी भी चीज की टेंडर लगेगा, अभी कुछ दिन पहले टेंडर लगे लियो सर, तो उसकी लिस्ट जो है हमारे पास, मेरे वार्ड में कौन सा काम लग रहा है इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं थी? आप इसकी नहीं समझ सकते हैं। मैं ये यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि जो टेंडर लगते हैं वो बोर्ड से पास होकर के या बोर्ड की प्रत्याशा में लगते हैं। एक बार उत्तर सुनिए। बोर्ड की प्रत्याशा में लगते हैं और उसमें सभासद गणों को व्यक्तिगत ही इन्फॉर्म करने का कहीं पे कोई नियम नहीं है। इसीलिए वो अखबार में दिया जाता है कि अखबार के माध्यम से, अभी तलवार जी क्या कहते हैं कि आप बोर्ड प्रोसीडिंग सारी अखबार में डालिए ताकि लोगों को भी पता चले और सब लोगों को पता चले। तो अगर इसका मतलब सभासदों को जानकारी नहीं होनी चाहिए कि मतलब देखिए अगर आप अनऑफिशियली बात करेंगे तो मैं भी अनऑफिशियली बात करूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि बोर्ड से तो सभासदों को अगर आज यहाँ नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित होता है, यहाँ मैं आपको जवाब, आज यहाँ प्रांतीकरण का प्रस्ताव पारित होता है, वो सभासदों को यदि एक्ट का हम अवलोकन कर लेंगे, अगर सभी सभासदों को उसको जब वो देने का एक वो है तो दिया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चाह रहे हैं तो आप बोर्ड से उसके पास करेंगे। तो टेंडर्स की इंफॉर्मेशन पार्षदों को देने का कोई प्रावधान नहीं है। काम लग रहा है तो उसकी जानकारी हमें नहीं होनी चाहिए कि आपके नियम कानून में ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोलना चाहते हैं 3 लाख का 4 लाख का 10 लाख का कोई काम लग रहा है, वो बेफिजूल का काम है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि यहाँ पे बोर्ड बैठक, ये अभी सबके सामने खुली बैठक है, यहाँ पे मैं कोई भी अनऑफिशियल बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको जो नियम है और जो एक्ट में है, जो रूल्स में है, वही मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे ये चाह रहे हैं वो पैसा जो है एक बार जवाब ऑफिशियली और अनऑफिशियली कैसे होता है? एक बार जवाब ले लीजिए मेरा, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा कि जब टेंडर लगता है पूरे उत्तराखंड में ही एक तरीके से टेंडर लगते हैं, अखबार में जाते हैं और उसकी जो प्रतिलिपि है वो 2-3 जगह जो भी एक्ट में उसके प्रावधान है। यदि आप चाहती हैं कि मैं टेंडर लगाऊं और उसमें प्रतिलिपि करूं कि संबंधित सभासद को सादर सूचना पेश, तो वो एक नई प्रथा है, वो यहाँ के स्तर से, मेरे स्तर से शुरू करना संभव है। कहना चाह रही हूँ वो काम जरूरी है या नहीं है? अगर क्षेत्र में कोई विकास कार्य ऐसा हो रहा है जिसकी जरूरत अभी नहीं है, तो वो सभासद को पता होना चाहिए। जनता तो ये नहीं देखी ना कि अधिशासी अधिकारी महोदय कर रहे हैं, एजेंसी कर रहे हैं, सभासदों के ऊपर ये बात आती है कि ये काम जरूरत नहीं है करने। 1 मिनट शिवानी, मैं बाकी सभासदों से भी पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा कौन सा काम लग जाता है कि जो आप वार्डों में आपको पता ही नहीं चलता? ऐसे कितने सभासद हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हमारा मौसम का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में वहाँ के स्थानीय सभासद को पूरी जानकारी, क्योंकि लोग पूछते हैं कोई हमारे कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है पूरी जानकारी। एक मिनट लगा लीजिए, क्या आप इस बैठक में पत्रकारों के सामने आप जो सारी जो बातें नहीं रखना है या आपको अलग से बातचीत करनी है, या इसमें क्या क्या मतलब आप चाहते हैं? ये तो बात आपने की है कुछ चीजें ऐसी हैं
अगर सारी चीजें यहीं पे डिक्लेयर करनी है तो ठीक है, फिर धनराज जी जी जो आप कह रहे हैं कि सब चीजें बोर्ड रूम में ही होनी चाहिए, फिर सब चीजें मतलब सब चीजें, फिर आप इस बात के लिए तैयार हैं? इस बात के लिए तैयार हैं? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप तैयार हैं तो बोलो। मैं ये बात कर मैं रहा अगर हूँ, आपको बोर्ड में कुछ हर आदमी को राइट है नहीं है सभासदों को, बोर्ड पूछेगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जानकारी हासिल करें। और कौन सी बात कर रहे हैं? बोर्ड रूम में आप कुछ चीजें होती है ना, बोर्ड बैठक की, आप सुनिए मेरी बात। इसमें शायद जो मैंने एक पूछा ऐसी कोई एजेंडे चीज के नहीं लिए, है। एक एजेंडे के लिए बोर्ड बैठक थी, सम्मानित पत्रकार भी यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ सभासद और अधिकारी ही नहीं बैठे हैं, सम्मानित पत्रकार भी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना? तो अगर सब चीजें रखनी है तो मैं उस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि सब चीजें रखो। क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एक चीज, हर चीज के लिए एक वो होता है। गौर कार्ड हमारे बंद है, गौर कार्ड के लिए पूछना हमारा राइट है कि बंद क्यों है भाई, चाहे प्रशासन ने खरीदी किसने, भाई बात पूछिए क्या? सुनिए धनराज जी, आप ये बोल गौर कार्ड में आप रख लीजिए ना, एक मीटिंग अलग से रख लीजिए और इस बात की चर्चा पूरे बोर्ड को बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बॉडी तो बैठा हुआ है, पत्रकार भी बैठे हुए हैं। पत्रकार कौन से ऐसे बात कर रहे हैं? ठीक है, फिर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हर चीज बोर्ड में आएगी तो फिर हर चीज आएगी, अगर आप तैयार हैं तो आप बताइए। बताओ बोर्ड तो फिर तैयार है फिर अगली बार। मतलब ये वैसा कोई क्वेश्चन बोर्ड वाले आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। सारी बात खुली हो गई मैं यही कह रही हूँ कि ठीक है, आप बात अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, आप किससे सवाल कर रहे हैं? अभी हमने सवाल ये करा, गौर कार्ड का सवाल के जगह क्या क्वेश्चन है? नंबर देखो, जगह क्या है? क्वेश्चन देखो, जगह क्या है? बोर्ड रूम में पत्रकारों के सामने सारी दुनिया देख रही, सारा शहर देख रहा है कि गौर कार्ड बंद है भाई, क्यों है भाई बंद? ये हमारे पे है। चलो पत्रकार के सामने